सोचिए, जब पूरा देश एक ही आवाज में बोल रहा हो, जब हर गली, हर सभा, हर मंच पर सिर्फ एक ही तरीका सही माना जा रहा हो, उस वक्त अगर कोई आदमी खड़ा होकर बोले यह रास्ता पूरा नहीं है, तो उस आदमी को या तो जिद्दी कहा जाता है या फिर खतरनाक। सुभाष चंद्र बोस उसी कैटेगरी में आते थे। वो अंग्रेजों के लिए खतरनाक थे और अपने ही लोगों के लिए असहज, क्योंकि बोस सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, वो तुरंत आज़ादी चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है। मिलिट्री कैप, तेज आंखें और कड़क आवाज। पर नेताजी सिर्फ एक सेना के नेता नहीं थे, वो एक ऐसा विचार थे जो उस दौर की राजनीति को अंदर से झकझोर देता था। आज हम उनकी कहानी इसलिए नहीं सुन रहे कि वो मशहूर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच आज भी हमसे सवाल पूछती है। 1897, कटक, उड़ीसा। एक पढ़ा लिखा परिवार, अंग्रेजी स्कूल, ब्रिटिश डिसिप्लिन। बाहरी तौर पर सुभाष एक परफेक्ट स्टूडेंट थे, पर बचपन से ही उन्होंने एक ही चीज़ महसूस की, जो सिस्टम हमें पढ़ाता है वो हमें कभी बराबरी नहीं देगा। स्कूल के दिनों में अंग्रेज टीचर्स और भारतीय बच्चों के बीच फर्क साफ दिखाई देता था। एक घटना, जब एक अंग्रेज टीचर एक भारतीय स्टूडेंट को सबके सामने मार देता है। क्लास चुप थी, पर सुभाष नहीं। उस दिन उन्होंने समझा, अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक गुनाह होता है। यहीं से सुभाष के अंदर एक आग जलने लगती है। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वो सवाल पढ़ते थे। क्यों अंग्रेज शासन कर रहे हैं? क्यों भारतीय खुद को कम समझते हैं? क्यों आज़ादी मांगनी पड़ती है? ये सवाल उन्हें बाकी स्टूडेंट से अलग कर देते हैं और यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए थे। उस जमाने में ICS एग्जाम क्लियर करना हर भारतीय का सपना होता था। पावर, इज्जत, अंग्रेजों के बराबर कुर्सी। सुभाष चंद्र बोस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, पूरा परिवार खुश, समाज गर्व महसूस करता है। पर सुभाष के अंदर एक जंग चल रही होती है। वो सोचते हैं, क्या मैं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं जो मेरे ही देश पर हुकूमत करता है? 1921, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा फैसला लेते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए शॉक होता है। वो ICS से रिजाइन कर देते हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक स्पष्ट सोच। उनके शब्द थे, मैं अपने ही लोगों पर किसी और के लिए शासन नहीं कर सकता। ये सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं थी, ये एक ऐलान था, मैं तुम्हारा सिस्टम नहीं हूं। इस फैसले के साथ ही सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहे, वो एक चुनौती बन गए, अंग्रेजों के लिए भी और आने वाले समय में अपने ही लोगों के लिए भी। क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस उस रास्ते पर चल चुके थे जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता, और आगे जो था वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक सोच के खिलाफ था।
आईसीएस से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस सीधा कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस उस वक्त आज़ादी की सबसे बड़ी आवाज़ है। यहीं पर बोस को लगता है शायद यहीं से देश की तकदीर बदली जा सकती है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लोग उनकी एनर्जी पसंद करते हैं, जवान उनसे जुड़ते हैं। सुभाष बोस सिर्फ नेता नहीं बनते, वो मूवमेंट बनने लगते हैं। पर धीरे धीरे एक चीज साफ होने लगती है, कांग्रेस के अंदर सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। कांग्रेस के एक कोने में महात्मा गांधी थे, अहिंसा, सत्याग्रह, इंतजार। गांधी मानते थे अंग्रेज हम पर तब तक राज कर रहे हैं जब तक हम उनके साथ सहयोग करते हैं, बस सहयोग छोड़ दो अंग्रेज खुद चले जाएंगे। दूसरे कोने में सुभाष चंद्र बोस थे, डिसिप्लिन, स्पीड, डायरेक्ट एक्शन। बोस मानते थे अंग्रेज अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। ये सिर्फ तरीके का फर्क नहीं था, यह सोच का टकराव था। एक सोच कहती थी समय के साथ आज़ादी आएगी, दूसरी सोच कहती थी समय बर्बाद हो रहा है। सुभाष बोस कांग्रेस के अंदर रहकर बार बार एक बात कहते हैं, हम और कितना इंतज़ार करेंगे। उनका मानना था यूरोप जंग में फंसा हुआ है, ब्रिटेन कमज़ोर हो रहा है, यही मौका है। पर कांग्रेस के बड़े नेता संभल कर चलना चाहते थे। बोस को लगता था हर डिले अंग्रेज़ों को और मजबूत बना रहा है। यहीं से बोस के बेचैन होना शुरू होता है और यहीं से उन्हें अनकंफर्टेबल कहा जाने लगता है। 1939 कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और बोस जीत जाते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये सिग्नल था। जवान भारत अब तेज रास्ता चाहता है। पर जीत के बाद जो हुआ वो बोस के लिए सबसे बड़ा झटका था। कांग्रेस के अंदर ही उनके काम में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। उन्हें कहा जाता है या तो हमारी बात मानो या कुर्सी छोड़ दो। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हुए भी अकेला महसूस करने लगते हैं। मीटिंग में उनके साथ काम दिया जाता है, उनके प्लान्स फाइलों में बंद हो जाते हैं और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये हार नहीं थी, ये एक एक्सेप्टेंस थी। इस मंच से मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे करना है। इस दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता कम और अलग रास्ते की योद्धा ज़्यादा हो जाते हैं। कांग्रेस के बाहर निकलकर सुभाष चंद्र बोस के पास दो रास्ते थे, या तो चुपचाप इतिहास के पन्नों में एक और नाम बन जाते या फिर अपनी सोच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से उनका संघर्ष सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, यह संघर्ष अब क्रांति बनने जा रहा था। अंग्रेज भी ये समझ चुके थे यह आदमी सिर्फ बोलता नहीं है, यह आदमी कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को नज़रों के नीचे रखना ज़रूरी हो गया और आगे जो होने वाला था वो भारत के इतिहास का सबसे डेयरिंग चैप्टर था।
कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो अंग्रेजों के लिए सीधा खतरा बन चुके थे। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी, अगर इस आदमी को खुला छोड़ दिया गया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। दरवाजे बंद, हर कदम पर नजर, हर मुलाकात पर सवाल। अंग्रेज सोचते थे अब ये आदमी चुप हो जाएगा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि सुभाष चंद्र बोस बंद कमरों के आदमी नहीं थे। हाउस अरेस्ट के दौरान सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कैद नहीं थे, वो प्लानिंग कर रहे थे। बिना शोर, बिना घोषणा, बिना किसी को बताए वो जानते थे अगर भारत के अंदर रहकर आज़ादी नहीं मिल सकती तो लड़ाई बाहर ले जानी पड़ेगी। और इस लड़ाई के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग चाहिए था। हर रात, हर खामोश घड़ी में बोस अपने प्लान को और तेज करते गए। 1941 कोलकाता की एक ठंडी रात। शहर सो रहा था, सड़कें खाली थी और एक घर के अंदर सुभाष चंद्र बोस अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे। वो पठान का भेष पहनते हैं, लंबी दाढ़ी, सड़क छाप कपड़ा, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई ऑफिशियल मदद नहीं, सिर्फ एक चीज, इरादा। उस रात सुभाष चंद्र बोस घर से निकल जाते हैं और उसी के साथ अंग्रेजों के हाथ से भारत का सबसे खतरनाक आदमी फिसल जाता है। भारत के बाहर बॉर्डर पर हर कदम जिंदगी और मौत के बीच था। अफगानिस्तान, रास्ते खतरनाक, पहचान का कोई सहारा नहीं। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ अपनी पहचान छुपा नहीं रहे थे, वो अपनी जिंदगी हर पल दांव पर लगा रहे थे। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। पर बॉस को यकीन था जो कुछ भी होगा वो इस रास्ते से कम खतरनाक नहीं हो सकता जो हम पिछले 200 साल से जी रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं। वहां दुनिया युद्ध में चल रही थी। बोस समझते थे अगर दुनिया के दुश्मन ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर कर सकते हैं तो इसी मौके का इस्तेमाल करना होगा। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश के खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट ढूंढते हैं। रेडियो से वो अपनी आवाज भारत तक पहुंचाते हैं। उनका संदेश साफ था, ये जंग सिर्फ भारत की नहीं, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ है। जर्मनी के बाद सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं। यहीं पर उनका सपना असली रूप में लगता है। बोस जानते थे सिर्फ बातें काफी नहीं, अगर आजादी चाहिए तो सेना चाहिए। और यहीं से एक नए इतिहास की शुरुआत होती है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी योजना तैयार कर रहे थे जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकती थी। अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि जिसे वो हाउस अरेस्ट में बंद कर रहे थे वही आदमी अब उनके खिलाफ पूरी दुनिया को जोड़ने जा रहा है। और जो आगे होने वाला था वो सिर्फ राजनीति नहीं, जंग थी। जापान पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस सिर्फ सहारा मांगने नहीं आए थे,
वो एक चीज बनाना चाहते थे, भारतीय सेना। एक ऐसी सेना जो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के ही सिस्टम से निकले भारतीय जवानों से बने। 1943 आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं थी, वो एक सपना थी, एक ऐलान था। भारत सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, भारत छीन कर आज़ादी लेगा। आईएनए के कैंप में नेताजी का एक ही रूल था, डिसिप्लिन। ना जात, ना धर्म, ना भाषा, सिर्फ एक पहचान, भारतीय। सुभाष चंद्र बोस जानते थे, अगर हम अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं तो उनसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। आईएनए के जवानों के लिए ये नौकरी नहीं थी, ये प्रतिज्ञा थी। और फिर आया वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कॉन्ट्रैक्ट था नेताजी और उनके सैनिकों के बीच। ये नारा अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। जब आईएनए ने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा संभाला तो ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिमाग में भी हिला। आईएनए के ट्रायल्स के दौरान अंग्रेज ऑफिसर्स ने माना, भारतीय सेना पर अब भरोसा नहीं रहा। ये वो पल था जब ब्रिटिश समझ गए भारत हाथ से निकल रहा है। चाहे आईएनए मिलिट्री रूप से लंबी जंग ना जीत पाई हो, पर उसने एक चीज कर दी, उसने भारतीय जवान को यह विश्वास दे दिया, हम लड़ सकते हैं। और जब एक कौम को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है तो उसे ज्यादा देर बंद करके नहीं रखा जा सकता। 1945 सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक सवाल है, प्लेन क्रैश या कुछ और। सच जो भी हो, एक बात पक्की है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक शरीर नहीं थे, वो एक सोच थे, और सोच कभी मरती नहीं। आज जब हम आज़ादी को नॉर्मल समझने लगे हैं, तब नेताजी हमें याद दिलाते हैं, आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं होती, आज़ादी एक जिम्मेदारी होती है। और हर पीढ़ी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक बात सिखाई, हर आज़ादी का एक ही तरीका नहीं होता। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, पर दोनों का मकसद एक ही होता है, भारत। शहीदनामा पर हम उन कहानियों को जिंदा रखते हैं जो सिर्फ याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। अगर आपको ये कहानी ज़रूरी लगी तो इसे आगे पहुंचाइए, यादों को जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।